brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी क्रिकेट की राजनीति की। सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, पर कहते हैं कि 18 तारीख के बाद ये पदनाम बदल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उनकी जो पद की हसरतें हैं उनको भी पलीता लग रहा है, ये बात कही जा रही है। तो आज की तारीख में देश की सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली और सबसे पॉपुलर क्रिकेट बॉडी को कौन रन कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या एक जो ओपिनियन दे दी जाती है रिंग साइड व्यू के जरिए कि पॉलिटिशियंस का इतना दखल क्यों है, तमाम रिफॉर्म्स की बात हमने पिछले 4-5 साल में सुनी, अलग अलग कमेटियों के, कोर्ट के दखल के बाद, उन सब का क्या, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 ऐसे मेहमान जो व्यक्तिगत तौर पर भी क्रिकेट से जुड़े हैं और अपने प्रोफेशन के चलते भी क्रिकेट की रिपोर्टिंग से जुड़े हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत गुप्ता जी, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पांडे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप जी, ये मेरी रिसर्च टीम हो गई है नालायक। उन्होंने लिखा है राजदीप सरदेसाई का परिचय कि जो क्रिकेटर तो नहीं बन पाए पर खून में क्रिकेट है। क्रिकेट पर किताबें लिखी हैं जैसे डेमोक्रेसी इज 11, द ग्रेट इंडियन क्रिकेट स्टोरी, दिलीप सरदेसाई रिनेसेंस मैन फ्रॉम गोवा। इसके अलावा नवाब पटौदी से लेकर तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़ और विराट कोहली पर भी लगातार लिखा है, और मशहूर क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। ये लास्ट लाइन अच्छी है इंट्रोडक्शन की। देखिए, मैं निपो बेबी नहीं हूं। निपो बेबी क्या होता है जरा? ये यानी आजकल ये कहते हैं ना नेपोटिज्म, कि अगर आपके पिताजी किसी फील्ड में हो तो आप भी उसी फील्ड में आपको एंट्री मिल जाती है। स्पोर्ट्स, खासकर की क्रिकेट, एक ऐसी जगह है, फिल्मों की तरह नहीं है, पॉलिटिक्स की तरह नहीं है। मेरे पिताजी क्रिकेट खेलते थे, 10-12 साल इंडिया के लिए खेले, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर डबल सेंचुरी आउटसाइड इंडिया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूं। और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि अगर जब तू पिच पर जाएगा रन तुझे बनाने हैं, मैं आपके लिए रन नहीं बना सकता। तो क्रिकेट में हाँ सरनेम होता है, लेकिन एंड में आपको वहां जाकर क्रिकेट फील्ड पर कुछ करना पड़ता है। और बड़ी अच्छी कहानी है, मैं पाकिस्तान के सामने खेल रहा था फॉर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज। 86 की बात है, बड़ी अच्छी टीम थी पाकिस्तान की। 87 इमरान खान की टीम थी, और मैं बैटिंग के लिए गया और 10 बॉल खेला होगा अब्दुल कादिर के, बड़ा अच्छा स्पिनर था, और 1 रन या 2 रन करके मैं आउट हो गया, क्लीन बोल्ड। तो जैसे मैं जा रहा था बाहर तो सलीम मलिक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान थे, और वो मुझे कह रहे, यार तू इंडिया से आता है और तू स्पिन बॉलिंग भी नहीं खेलना जानता। अब तब मैं 21 साल का हुआ था, और मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया, बहुत कोशिश कर ली। मैं बॉम्बे स्कूल्स का कैप्टन था, इंडिया अंडर-19 के कैंप गया था, यूनिवर्सिटी हम लोग चैंपियन बने थे। मेरी वजह से नहीं, संजय मांजरेकर ने 6 सेंचुरी बनाया, और उनके पिताजी क्रिकेटर थे। तो देखिए, क्रिकेट का जो लगाव है वो खून में है, लेकिन टैलेंट है ना, भगवान देता है। माय फादर, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज की तारीख में अभी तक ओनली गोवा बॉर्न क्रिकेटर टू प्ले फॉर इंडिया। यू हैड टोल्ड अस। और उनके गांव के दर्जी ने उनको क्रिकेट सिखाई थी। आप सोचिए, प्री टीवी, कोई केवल रेडियो को सुनते सुनते वो क्रिकेटर बने। 17 साल की उम्र में वो मुंबई आए और 21 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेले। वो हमेशा कहते थे आपके पास सब कुछ है, आपके पास, मैंने आपको बेस्ट कोचिंग दी है, बेस्ट बैट्स दिए हैं, इक्विपमेंट दिए, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों नहीं खेल सकता इंडिया के लिए? उन्होंने कहा मेरे पास टैलेंट था, तेरे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट की जरूरत पड़ती है, और फायर इन द बेली। राजदीप सरदेसाई फॉर यू, जो सच्चाई है। दूसरा टैलेंट रखते हैं अंदर खाने की कहानियां बताने का, और अभी विस्तार से बताएंगे मिस्टर सरदेसाई की इस बार बीसीसीआई की मीटिंग्स में अंदर खाने तमाम गुटों की जो रस्साकशी चली उसकी पॉलिटिक्स क्या रही। विक्रांत सर, आप किस लेवल तक क्रिकेट खेले हैं? बस ये है कि बल्ला पकड़ लिया था। अरे सही बता दीजिए। आजकल क्या होता है ना कि मतलब आप लिखो कि जी फला बैट्समैन आउट क्यों हो गया, तो लोग यही पूछते हैं तूने बैट पकड़ा था? तो बैट पकड़ा था। मैं जी टीम में थे? नहीं, मैं अंडर 19 पहले तो उस टीम में था पंजाब की, जो
कूच बिहार जो अंडर 19 होती है वो चैंपियन बने थे। और बड़ा दिलचस्प है कि उसी टीम में एक हमारे साथी थे जो इंडिया के लिए खेले, पंकज धर्मानी। अच्छा। एक नवदीप सिंह थे, वो 50-60 मैच खेले, फिर उसके बाद अंपायरिंग करते हैं। और उस टीम में अनुराग ठाकुर भी थे। अरे वाह। अनुराग पर भी मैं देखता हूं कि क्योंकि मजाक तो बनाना लोगों को आता ही है, तो लोग भूल जाते हैं, एक ओहदे के बाद लोग आपको पहचानते हैं। अनुराग ने उस साल 300 बनाए थे कूच बिहार ट्रॉफी में, और पंजाब जब चैंपियन हुआ था उनके 300 थे। अनुराग पंजाब की टीम से खेलते थे? जी, वो जालंधर रहते थे और ही कुड हैव प्लेड फॉर पंजाब। वो रणजी ट्रॉफी भी खेल सकते थे। हमने कैंप इकट्ठा लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 11 नहीं खेलने को मिली, हमें भी नहीं मिली। उसके बाद वो चले गए। उनके पिताजी मेंबर पार्लियामेंट थे हमीरपुर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। और एक विवाद उनके साथ, जब वो लोग गए और जम्मू में उन्होंने एज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट वो एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेला। अगेन वो गलत था, बट मेरे से पूछे उससे, क्योंकि तब वो क्वालिफिकेशन था कि आप रणजी खेले होंगे। एक रणजी ट्रॉफी मैच में आप सिलेक्टर बन जाते थे उस टाइम पे। तो वो उसके बाद क्या हुआ था, वो जूनियर सिलेक्टर बने। तो फिर करते 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 एक एंट्री पॉइंट था। जो भी है जिंदगी में, वो ये कह सकते हैं कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर उससे वो कंपैरेटिवली कमजोर टीम से खेले थे, उससे पहले जब वो मजबूत टीम पंजाब की 5-6 साल पहले 11 में खेल सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वहां से तकदीर में नहीं लिखा था, कहीं और लिखा था। तो जो राजदीप ने बात की, आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा, क्या होता है ना, फिल्म स्टार का बच्चा हो या पॉलिटिशियन का बच्चा हो या इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा हो, आपको स्पून फीडिंग भी होती है। और आपके लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप में काबिलियत नहीं है, वो खून में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। खेल में खून होता है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन तेंदुलकर में वो सचिन तेंदुलकर का खून नहीं होगा। वो बच्चा जिसके पिताजी का नाम हो सचिन तेंदुलकर, वो धूल मिट्टी में 21-22 साल उस बच्चे ने अपने लगाए हो जिंदगी के, तो फिर तो मेहनत तो कर रहा है। अभी भी युवराज सिंह के साथ नेट प्रैक्टिस में लगा है। तो भले वो रोहन गावस्कर हो, भले वो अर्जुन तेंदुलकर हो, कुछ भी हो सकता है। मेहनत आपकी होती है, लेकिन एक जगह जाकर आपको नुकसान होता है। जो एंट्री पॉइंट है वो बड़ी आसान होती है। अब राजदीप के पिताजी तो, इनके तो बहुत बड़े, दिलीप सरदेसाई जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। राजदीप को भी एडवांटेज मिला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा। जब ये बॉम्बे स्कूल से खेले होंगे, अंडर 15 खेले होंगे, तो लोग कहते होंगे ही इज दिलीप सरदेसाई सन। वो एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है ना, वही लोग आपके आके कहते हैं अच्छा ये दिलीप सरदेसाई का बेटा है। वो लोग फिर आपके फेलियर का इंतजार करते हैं। तो जो एंट्री पॉइंट पे आपको फायदा होता है, वो एक स्टेज पर जाकर आप दुनिया की आंखों में खटकने लगते हैं। या तो फिर आप संजय मांजरेकर हो जाए, आप फिर वो जाकर रन बनाए। वो 34 टेस्ट मैच खेले, शायद ही कुड हैव प्लेड मोर। वो हिंदुस्तान के कप्तान भी हो सकते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर आपका फेलियर जो है एक स्टेज के बाद वो आपके माथे पर चिपका दिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो विक्रांत ने आपसे नहीं कही है, एक कि विक्रांत का जो बेटा है वो भी कूच बिहार चैंपियन बना है हरियाणा से। तो मुझे लगता है बहुत कम हो गए। क्या नाम है? ईशान नाम है जी। और ईशान हाँ, विक्रांत और मेरे बेटे का नाम एक है। विक्रांत के बेटा भी कूच बिहार चैंपियन बना और विक्रांत खुद बना। और अनुराग ठाकुर की बात करें सौरभ, हर साल एक मैच हुआ करती थी, अब मुझे लगता है नहीं होती है, पार्लियामेंटेरियन वर्सेस जर्नलिस्ट। उस मैच में विक्रांत ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और अनुराग ठाकुर ने अच्छी बैटिंग की। वो अभी भी बैटिंग करते हैं और अभी भी अच्छी बैटिंग करता है। तो मैं कहूंगा कि अनुराग ठाकुर इज नॉट अ बैड बैट्समैन। हम हमेशा पूछते हैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स में कौन से हैं जो क्रिकेट बैट पकड़ सकते हैं, उनमें से एक मानना पड़ेगा अनुराग ठाकुर है। मुझे लगता है इतने बोर्ड प्रेजेंस रहे। इस सेंटेंस को कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि अनुराग ठाकुर बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल ऑफ द फील्ड, बट ऑन द फील्ड ऑल्सो नॉट बैड एट ऑल। बड़े अच्छे बैट्समैन थे। मुझे लगता है उस एक मैच में पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस जर्नलिस्ट उन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर भी किया था। और खेल आप खेले हो राजदीप कुछ भी लेवल पे, मैं कहता हूं गली मोहल्ले, सिंपल सी बात है, आप हार और जीत को पचाना जानते हैं। क्योंकि जब आप खेलने जाते हैं, और मैं भी गलती करता हूं, मेरे अदारे में और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ये गलती करते हैं, देवेंद्र पांडे भी हैं हमारे साथ। हम लोग जब टीम हार जाती है या टीम अच्छा नहीं करती है, एक तो ये ना हिंदुस्तान में क्रिकेट हमारी नब्ज है, हम चाहते हैं खिलाड़ी रोज खेले, रोज अच्छा करें, रोज जीते। तो जब वो अच्छा नहीं करते या टीम हार जाती है तो हमें अपना पर्सनल सेटबैक लगता है। लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूं, मैंने कहा यार ये क्रिकेटर्स हैं, ये रेपिस्ट नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है, ये करप्ट ब्यूरोक्रेट नहीं है। जो हम कहते हैं ना भारत की शर्मनाक हार, मुझे वो शर्मनाक लफ्ज से बड़ा परहेज होता है। आप कहिए भारत हार गया, लेकिन शर्मनाक
जो खेलने जाएगा एक जीतेगा एक हारेगा, तो हार को आप शर्मनाक नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि खेल हमें ये सिखाता है, बिल्कुल जीत के आप कुछ नहीं लेके जाते घर में, ये हकीकत है। आपको मैं बताऊं, जीत में मैं क्लब का मैच खेलता हूं, जीतने के बाद कुछ भूल जाता है हर कुछ। जिस दिन आप हारते हैं ना, आपको 4 बातें उसी दिन की याद रहती है, और फिर उसको जिंदगी में आप अपने ऊपर लागू कीजिए, क्योंकि खराब टाइम आता है, खराब टाइम आपको ज्यादा सिखा के जाता है बनस्पत अच्छा टाइम। वेरी एप्टली सेड। देवेंद्र, आपका क्या है क्रिकेट का इतिहास? मैं तो इतना बड़ा क्रिकेट नहीं खेला हूँ, मैं अभी भी मैदान क्रिकेट खेलता हूँ, कांगड़ा लीग तक खेला हूँ। हाँ, रोहित शर्मा को बॉलिंग डाल चुका हूँ नेक्स्ट पे, यही मेरी उपलब्धि है, उससे ज्यादा उपलब्धि नहीं है। हाँ, रणजी ट्रॉफी की जब मुंबई की ट्रैवल करती थी, रणजी ट्रॉफी की, तब मैं बीबी से प्रवीण नाम जो कोच थे 2008-9, तो उनको भी नेट में बॉलिंग कर देता था। तो मेरी उपलब्धि इतनी है कि मैं मैदान तक ही सीमित रहा हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ मैदान तक कलेक्ट रहे, क्योंकि जो रियल क्रिकेट है वही है, बाद में ऊपर जाने के बाद ये सब सितारे हो जाते हैं। अगर सितारे हो गए तो उनको पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं दर्शकों को सूचित कर दूं कि हमारे तीनों सम्मानीय मेहमान मॉडेस्टी नाम के वर्च्यू को निभा रहे हैं, क्योंकि असल में वो जिस वजह से आज इस मंच पर हैं और नेता नगरी के बीच सत्र में, वो ये है कि वो एक लंबे अरसे से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसीलिए हमने उन्हें सादर आमंत्रित भी किया। देवेंद्र, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या गेम हुआ अंदर खाने इस बार बीसीसीआई में? किसकी चल रही है, कैसी चल रही है, कौन से प्रेशर ग्रुप्स हावी हुए, और जो सौरव गांगुली को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिला, कौन से नए नाम आए, कौन से नाम तैयारी में, जरा बताइए खुल के। बेसिकली सौरव गांगुली का खेला हो गया, और ये जो अगर भी बीसीसीआई कवर कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद ये क्लियर हो चुका था कि सौरव गांगुली अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 साल बीसीसीआई में देखें तो सारा जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो अहमदाबाद से चल रहा था, और बीसीसीआई में 2 पावरफुल पीपल एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप बीसीसीआई का, मैं आपको 10 साल पीछे लेके जाऊं, इससे पहले चेन्नई रहा है, उससे पहले मुंबई रहा है, फिर जब अनुराग थोड़े टाइम के लिए आए तो दिल्ली रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जो सेक्रेटरी बना है या जो पावरफुल आदमी बना है वो उसका ही जो बढ़ रहा है वही क्रिकेट चलाएगा। सौरव गांगुली का जाना मेरे लिए तो कोई जरा भी सरप्राइज नहीं थी, इट वॉज जस्ट कमिंग। क्योंकि अगर बीसीसीआई अगर आप लास्ट 15 साल भी देखें तो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं वो एक ही टर्म रहे हैं, तो मैं इसमें जरा भी सरप्राइज नहीं देखता हूँ। हाँ, रॉजर बिन्नी का आना, रीजन आपको बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, और पावर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा ही होगा, निर्णय लेने में कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, और कहीं ना कहीं लगा होगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं चल सकता है। अगर आपको क्रिकेट चलाना है तो एक ही आदमी डिसीजन लेगा और वो जैसा ही होंगे, तो ये स्वाभाविक बात थी। अच्छा विक्रांत जी, क्या है कहानी? देवेंद्र ने कहा सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पहली बार नहीं है कि खेला हो गया किसी के साथ जी भाई। इस परंपरा है, और क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल बोर्ड प्रेसिडेंट या बोर्ड सेक्रेटरी होते हैं। ये आपका इतिहास उठा लीजिए पिछले 40 साल का हिंदुस्तान का जी, क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट मीडिया में ज्यादा रहता है बनस्पत कई बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो एवरीबॉडी वांट्स दैट पीस ऑफ केक। मैं तो आपको बताता हूं, एक पदाधिकारी है, राजनीति से भी उनका संबंध है, और अक्सर वो हवा पहचान जाते हैं किधर जाना है। एक बार एजीएम हुआ था बीसीसीआई का, 2004 की बात है शायद, या 5 की बात, मैं भूल गया कौन सा वाला था, कोलकाता में। तो उस वक्त शरद पवार और जगमोहन डालमिया 2 खेमे हुआ 2004। तो वो घुसे हैं इस कमरे से और आए हैं वो दूसरे खेमे से, और जब दूसरे खेमे से वो आए, क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी उधर दे आए, तो उनको पद भी मिल गया। तो ये चीजें होती है। जहां तक आप नाम नहीं ले रहे हैं, पर मेरे ख्याल से आप राजीव शुक्ला की बात कर रहे हैं। हो सकता है नहीं, लेकिन उसमें अब जैसे सौरव की ही आप बात कर रहे हैं जी, आई थिंक सौरव जब बोर्ड प्रेसिडेंट बने थे, आप उस लास्ट 1 घंटे का भी देखिए, अगर देवेंद्र से आप जिक्र करेंगे, आई थिंक रात को 10:15 बजे क्लियर हो गया था कि ब्रिजेश पटेल इंडिया के बीसीसीआई के चीफ है। वो सौरव नीचे आए हैं, उन्होंने बता भी दिया सब मीडिया को कि वो ब्रिजेश पटेल इज द नेक्स्ट बोर्ड प्रेसिडेंट। वो कह के सौरव अपने कमरे में चले गए, और फिर उस आधे घंटे में जो भी हुआ, अब वो उसमें आप राजनीति जोड़े या जो मर्जी जोड़े, उसके बाद सौरव को बुलाया गया, बात हुई, और 11:15 बजे रात को पता चला कि जो सौरव गांगुली है बोर्ड प्रेसिडेंट। क्या उस वक्त ब्रिजेश पटेल के साथ खेला नहीं हुआ था? ब्रिजेश पटेल भी तो हिंदुस्तान के
फॉर्मर प्लेयर है ना, 70s में खेले हैं, तो फिर आप कहते हैं जी उनके साथ खेला हो गया। लेकिन उस वक्त सौरव को मिला था, और सौरव को एक ऑनर इसलिए मिली थी क्योंकि उस वक्त बीसीसीआई को एक फेस चाहिए था क्रिकेट का। भाई बदनामी के बाद सीओए, लोडा कमीशन, ये वो के बाद आपकी पहली कमेटी बनी थी, आपको एक फेस चाहिए था। आपने एक फॉर्मर इंडिया कैप्टन लगाया, साथ ही साथ वो शख्स जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का 3 साल प्रेसिडेंट भी रह चुका था। भाई ऐसा नहीं है कि आपने मैदान से उठाकर लगा दिया, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, आपने उनको बनाया। उसके बाद 5-6 महीने बाद कोविड आ गया, फिर इनका आईपीएल हुआ। आई थिंक 12-13-14 महीने बाद, पहले 12-13 महीने नहीं, 12-13-14 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये ऑफिशियल्स बोर्ड में बैठे तो उनको एहसास हुआ कि ज्यादा वर्किंग पावर्स सेक्रेटरी के पास है। फिर उसके बाद जय शाह आगे आए। जय पहले तो 1 साल इतना दिखे नहीं, उसके बाद वो आगे आए, फिर बड़े डिसीजन कभी जय ने लिए, कभी दादा ने लिए, कभी जय ने लिए, कभी दादा ने लिए। फेस यही थे 2। लेकिन मुझे लगता है कि ये नेचुरल था। जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल की मैं बातें सुनता था, यहां तक सुनने में आया था कि विद इन बीसीसीआई जो अधिकारी नहीं, जो मुलाजिम होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, कहते हैं कि शायद बोर्ड प्रेसिडेंट को यह भी कभी कभी एक स्ट्रगल होती थी उन तक पहुंचने के लिए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट जो है अपने मुलाजिमों तक, बीसीसीआई के एम्प्लॉयज तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो कभी कहते जी कोई फोन नहीं उठाता था, कोई ईमेल का जवाब नहीं देता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सौरव पहले इंसान थे जिन्होंने एप्लीकेशन आई थिंक मूव की थी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने के लिए। और फिर अगेन आप ये एज्यूम कर लें कि क्योंकि बोर्ड प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का कार्यकाल बढ़ सकता है तो जय शाह और सौरव गांगुली दोनों को बढ़ेगा। आई थिंक वो गलत था। देवेंद्र ने जो कही बात बिल्कुल सही है। ये दिख रहा था, मुझे बस ये था लास्ट 10-12 दिन कि हो सकता है फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जिस एलिबाई पे जाकर इसको चैलेंज किया था और जीता, शायद उसमें हो सकता है कि वो कहें कि चलो हम एक टर्म मैं कंटिन्यू करता हूं, एक टर्म आप भी कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक सौरव के लिए बेस्ट केस सिनेरियो वही था। लेकिन एक साउथ की बड़ी मजबूत लॉबी आई, एन श्रीनिवासन के नेतृत्व बहुत में मजबूत लॉबी आई। उन्होंने आते ही कह दिया जी हमें तो चाहिए रॉजर बिन्नी, अब आप कर लीजिए जो करना है। वोटों का भी गेम है। आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बट हमेशा से अगर आप देखें 32 जो वोट है बीसीसीआई के, वो किसी से कम नहीं होते। आप बाहर जो मर्जी होता रहे, लेकिन वो 32 लोगों में से अगर मेजॉरिटी आपके पास है, आपके पास 10 वोट है, 12 वोट है, 14 वोट है, 15 वोट है, तो कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। राजदीप जी, इससे पहले कि जो आपने सोच रखा है वो आप बोलें, ये राजीव शुक्ला के पास क्या मैजिक पोशन है कि दुनिया बदलती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन उनकी सीट एकदम पक्की है। हिमाचल प्रदेश में प्रभारी हैं वो, कांग्रेस के सांसद हैं, पत्रकार रहे हैं, आपके मित्र भी होंगे, है ना। अभी हाल में उनकी बड़ी अच्छी किताब आई 1947 के ऊपर, स्कार्स ऑफ 1947, हमने किताब वाला भी किया। लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने जो अपना अंगद का पांव जमाया है। देखिए, आप ही के राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश, हमारे शहर से भी आते हैं, कानपुर से आते हैं। उत्तर प्रदेश में सीखा जाता है किस तरह से राजनीति करनी है, और क्रिकेट बोर्ड की राजनीति अलग है। एक बार शरद पवार ने मुझे कहा था कि क्रिकेट बोर्ड का चुनाव जीतना लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जीतने से और मुश्किल है। शायद एक ही इलेक्शन हारे जिंदगी। बिल्कुल नहीं, शरद पवार 2 इलेक्शन अपने लाइफ में हारे। एक सीताराम केसरी के खिलाफ 97 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, और दूसरा 2004 में रणबीर सिंह महिंद्रा। नहीं, ये बंसीलाल के बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, रणबीर महिंद्रा ने शरद पवार को बोर्ड इलेक्शन में हरा दिया था उन्होंने 2004 में। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। 32 वोट, जो 32 वोट है, 15 वोट का टाई हुआ था। एक वोट जो है पुणे का, एक वोट जो पुणे का है वो डिस्क्वालीफाई हुआ, मिस्टर आगा शेखर रह गया। कास्टिंग वोट बीसीसीआई प्रेसिडेंट, जो बीसीसीआई प्रेसिडेंट दालमिया का था। अब शरद पवार का कहना है कि वो लोग सब ताज बंगाल में रुके हुए थे। 2004 की बात है, कोलकाता। शरद पवार यूपीए की सरकार बनी थी, देश के कृषि मंत्री थे। बिल्कुल। रात पहले उनका कहना है, दालमिया ने कहा डोंट वरी शरद राव जी, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। वहां मीटिंग होती है, 15-15 का डिवीजन होता है। राजीव शुक्ला जैसे कहा था, एक दरवाजे से जाते हैं शरद पवार के साथ, आते हैं दूसरे दरवाजे से जगमोहन दालमिया के साथ। लेकिन 15-15 डिवाइड होता है। फिर कास्टिंग वोट, जगमोहन दालमिया क्या करते हैं, रणबीर सिंह महिंद्रा को अपना वोट देते हैं, मंत्री के खिलाफ।
देखिए, केंद्र मंत्री के खिलाफ जगमोहन दालमिया, या जग्गू दादा उसे कहते थे, कोलकाता का वो जगमोहन दालमिया, जो पहली बार एक तरह से जान गया था कि क्रिकेट में कितना एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है, वो और आईएस बिंद्रा जान गए थे 90 के दशक में। वो शरद पवार को हराते रणबीर सिंह महिंद्रा बनते हैं। और इस बात में और इंटरेस्टिंग है, 10 साल बाद जगमोहन दालमिया फिर से आते हैं बोर्ड में, और तब शरद पवार के साथ उनका एक तरह से ऐसे साठगांठ हो जाती है। नो परमानेंट एनिमी। इनफैक्ट आपको पता है बीसीसीआई तब तक क्या था? बीसीसीआई 2 धड़े थे। ये पूरे 90s की जो आपने बात की, बीसीसीआई में एक डालमिया कैंप था, एक बिंद्रा कैंप था। पहले तो डालमिया बिंद्रा वर 1, बिंद्रा बने पहले बोर्ड प्रेसिडेंट और डालमिया चले गए आईसीसी, और उस वक्त आईसीसी कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जगमोहन डालमिया को इस बात का इतराज था कि भाई ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आप बन गए हो, मुझे आईसीसी भेज रहे हो। वो सेक्रेटरी के बाद मतलब क्यों? क्योंकि इंडिया में टीवी राइट्स आने शुरू हो गए थे। TWI और आई थिंक वर्ल्ड टेल, ये दोनों करोड़ों रुपए तब आने शुरू हो गए थे। आईसीसी ये 90 के दशक की बात, मिड 90s की बात। और जब जगमोहन डालमिया आईसीसी चले गए तो एक इल्जाम था कि जी बिंद्रा चाहते थे कि सारा जो है मैं कंट्रोल अपने पास रख लूं। लेकिन तब बोर्ड प्रेसिडेंट की एक ही टर्म होती थी 3 साल की। तो राज सिंह डूंगरपुर भी बने, मुथैया भी बने, पर जब जगमोहन डालमिया वापस आए तो फिर वो बने बोर्ड प्रेसिडेंट और उन्होंने बिंद्रा को साइडलाइन कर दिया। तब ये बाकी इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे। शरद पवार आए 2004 में, और उसके बाद जब वो रणबीर महिंद्रा उनसे इलेक्शन हारे, अगले साल मतलब 13 महीने बाद दोबारा एजीएम जो हुआ उसमें शरद पवार दोबारा बने बोर्ड प्रेसिडेंट। और उस वक्त जो रणबीर महिंद्रा चुनाव हारे नहीं, रणबीर महिंद्रा 2004 में जीते। उसके 2 साल बाद नॉर्मली 3 साल का होता है ना, नॉर्मली 3 साल, लेकिन एजीएम हर साल होती है। तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अगले साल मतलब 13 महीने बाद आई थिंक नवंबर 2005 में दोबारा इलेक्शन हुए। उसमें लेकिन देखिए आप फर्क क्या आया, शरद पवार के साथ कौन कौन था, और देखिए दोस्ती क्या होती है और बाद में दुश्मनी कैसे बनती है। शरद पवार के साथ थे आईएस बिंद्रा, शरद पवार के साथ थे शशांक मनोहर, शरद पवार के साथ थे एन श्रीनिवासन, और शरद पवार के साथ थे ललित मोदी। ये 4 बड़े जो नाम थे क्रिकेट जगत के, जो बाद में सब बिखर गए, वो एक साथ थे और 5 में वो जीते। तो पॉलिटिक्स और ये पावर कंट्रोल, मुझे लगता है कि अगर मेरे से इंडिविजुअली पूछें आप, और ये मेरी अपनी समझ है, आई कुड बी रॉन्ग, अगर आपका पॉलिटिकल क्लाउड ना हो तो आज क्रिकेट यहां होती ही नहीं। 1983 की वो फिल्म देख के तो हर कोई जान गया कि जी 2 टिकटें नहीं मिली थी फाइनल में, तो एनकेपी साल्वे ने उसके बाद ये किया कि चलो हम यहां पर ले आते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यही बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था मैच दिखाने के लिए। जो आपके घरों में टीवी पे मैच दिखाए जाते थे, बीसीसीआई दूरदर्शन को पैसे देता था। फिर उसके बाद ही था ना जगमोहन डालमिया और बिंद्रा ने कहा अरे हम इनको पैसे दे रहे, इनसे तो हमें पैसे लेने चाहिए। और पहली सीरीज प्राइवेटाइज जो हुई थी वो थी 1993, ग्रैम बूच की टीम आई थी, TWI ने किया था, एंड दे नेवर लुक बैक। सो पॉलिटिकल क्लाउड होना गलत नहीं। मैंने कल भी एक किस्सा बताया था, ये रणबीर महिंद्रा उन्होंने एक बार बताया था। 2004 में जब वो बोर्ड प्रेसिडेंट थे और चैंपियंस ट्रॉफी 2006 में होना था इंडिया में, तो जी टैक्स को लेके वो जो अभी भी लफड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स रहता है, तो बहुत बड़ा लफड़ा था। तो आईसीसी तब कहता था जी हटा दो यहां से चैंपियंस ट्रॉफी। तो उन्होंने मुझे खुद बात बताई, कहते यार मैंने ना पीएमओ में फोन किया एक अपॉइंटमेंट के लिए कि मैं रणबीर महिंद्रा बोर्ड प्रेसिडेंट, कहते आई फॉरगॉट अबाउट इट कि यार होगा तो क्या। 2 घंटे बाद उनको फोन आ गया पीएमओ से कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आपको कल मिलना चाहते हैं। तो इतना बड़ा ऑरा हुआ करता था बोर्ड प्रेसिडेंट का, इतना ऑरा था, इतना स्टैचर था। तो जब तक आपका पॉलिटिकल बैकिंग ना हो, आप बीसीसीआई इतना बड़ा हो ही नहीं सकता था। और जो राजीव शुक्ला, मैं इन सब मुद्दों पर आऊंगा पर वो छूट जाएगा फिर क्रम। राजीव शुक्ला कैसे बने हुए हैं ये बताइए, फिर अगले नामों पर। देखिए राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से आए हैं, और उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में इतने कोई बड़े ऑफिशियल्स नहीं थे। जैसे मुंबई में हमेशा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी लड़ाई होती है, पर उत्तर प्रदेश से कौन आएगा? राजीव शुक्ला पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे। आप ये जानिए राजीव शुक्ला लोकतांत्रिक कांग्रेस से पहली बार एमपी बने हैं जी। लोकतांत्रिक कांग्रेस उस समय वाजपेयी जी की सरकार को समर्थन देता था। वहां से, हालांकि उनका दिल कांग्रेसी था, हमेशा राजीव कहेंगे कि दिल कांग्रेसी है, लेकिन गए वो लोकतांत्रिक कांग्रेस में क्योंकि राजीव शुक्ला का कहना था कि ये जो रीजनल पार्टीज है ना, उसमें मेरा क्लाउड ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस में मैं तो छोटा ही छोटा रहूंगा, मेरा कद बढ़ेगा। लोकतांत्रिक कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया।
उसी समय राजीव शुक्ला क्रिकेट में भी आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की कोई तो नुमाइंदगी करे किसी के पास जिसकी पॉलिटिकल क्लाउट हो। राजीव शुक्ला उस तरह के व्यक्ति थे। मैं राजीव शुक्ला को पहली बार कब मिला था, वो संडे मैगजीन और रविवार के रिपोर्टर हुआ करते थे 90 के दशक में, और कहा जाता है राजीव शुक्ला के बारे में 80 के दशक में, 80 और अर्ली 90s ऑल्सो, उनके बारे में यह कहा, ही इज द ओनली पर्सन हु कुड टेल डर्टी जोक्स टू राजीव गांधी। और वो ये बड़ी कि राजीव शुक्ला ने बड़ी अच्छी अपनी एक रिलेशनशिप बना ली और सभी के साथ। आप देखेंगे उनके जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, नरेंद्र मोदी से लेके बाकी नेताओं के साथ राजीव, और एक ऐसे व्यक्ति हैं हमेशा आपको हंसमुख चेहरे से मिलेंगे। बड़ी एक दिलचस्प कहानी उनके बारे में मैं बताइए। 2008 या 9 विक्रांत वो मैच खेला कि नहीं मालूम नहीं, इसी तरह एमपीज वर्सेस जर्नलिस्ट की मैच थी। राजीव शुक्ला हमारे मैनेजर बन गए। उन्होंने कहा मैं भी पत्रकार हूं, तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स राजीव आप आइए मैनेजर बनिए। सॉरी अदर वे राउंड, राजीव शुक्ला एमपी थे तो वो एमपीज टीम के मैनेजर थे, तो वो एमपीज के साथ बैठे थे, पूरा दिन चल रहा था। लास्ट ओवर में हम जीत गए। सिरी फोर्ट वाला तो नहीं? हाँ, सिरी फोर्ट में मैच थी। मीरा कुमार वाज चीफ गेस्ट, वो स्पीकर थी उस समय। कीर्ति आजाद वगैरह सब, हाँ कीर्ति आजाद सब थे उस एमपीज के। लेकिन लास्ट ओवर में हम जीत गए, क्योंकि ये जो वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत ने वो उन्होंने विकेट कीपिंग में कुछ गलती कर दी और ये लास्ट ओवर में ये हार गए। अब क्या होता है, राजीव शुक्ला इज मैनेजर फॉर एमपीज टीम। जब वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मैं देख रहा हूं राजीव हमारी तरफ आ रहा है और हमारे साथ बैठा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं, ही सेड आई विल आल्सो कम, मैं पत्रकार भी हूं। तो राजीव शुक्ला जो मैच के शुरुआत में एमपीज के साथ बैठा था, जैसे ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हम लोग मीरा कुमार की तरफ जा रहे थे प्राइज लेने, राजीव शुक्ला हमारे साथ आ गया कि मैं पत्रकार भी हूं। तो अगर आप उस मैच का फोटोग्राफ देखेंगे तो राजीव शुक्ला हमारे साथ बैठे हुए हैं। और राजीव की खासियत है, जब भी कोई अच्छा फोटोग्राफ हो वो हमेशा उस फोटोग्राफ में रहेगा। हमारे साथ एक बार वो पाकिस्तान गए थे, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग के बाद एक टीम फोटोग्राफ था। आप अगर लालू जी थे, रामविलास पासवान, कई दिनेश त्रिवेदी, कई नेता थे, लेकिन जो अगले दिन पेपर में फोटोग्राफ आया, इट इज ओनली मेनली प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड राजीव शुक्ला। लालू बिलू सब साइड पे हैं, राजीव शुक्ला। शायद ये आप यूपी लोगों की या कानपुर लोगों की खासियत है, आप जानते हैं कि कैमरा कहां है। आप जानते हैं कि कैमरा कहां है। और राजीव शुक्ला इज एवरीवन्स फ्रेंड, सबके दोस्त। वो मुकेश अंबानी के भी दोस्त रहेंगे और गौतम अडानी के भी दोस्त रहेंगे, या जो भी है, एक खासियत है। देवेंद्र इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, राजीव सर आज भी एक्चुअली मन से पत्रकार है। अगर वो पत्रकारिता उनके अंदर से जाता नहीं है। बीसीसीआई में या मैं जितना जानता हूं या समझता हूं, वो पीस ब्रेकर है। वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, जो है ट्राई करेंगे कि सबको बैलेंस आउट करके रखेंगे। तो जो उनका मेजर यूएसपी रहा है, वो कभी झगड़ा नहीं करते। आप कभी देखिए विंडिक्टिव नहीं है, किसी के लिए आप शब्द नहीं बोलेंगे। और जब चाहे जो भी कभी भी देखो, श्रीनिवासन झगड़ा हो गया, मनोहर का झगड़ा था, और ये दोनों खेमे में बात कर रहे थे। तो आप सोचिए इनका लेवल ऑफ कंफर्ट कितना भारी था कि 2 पावरफुल बीसीसीआई अध्यक्ष थे और एक तो आईसीसी चेयरमैन भी थे श्रीनिवासन, फिर भी यहां भी बैठते थे, वहां भी बैठते थे। ये हमेशा इन्होंने बीसीसीआई में पीस ब्रेकर का काम किया है कि सब लोग पीस से रहे और हंसी खुशी से रहे। अच्छा, he is the only one who can bring सोनिया गांधी and नरेंद्र मोदी also. हालांकि वो काफी उनकी भी एस्पिरेशंस थी, ऐसा नहीं है। हाँ, कई नाम अंदर से वो खुश नहीं है, खुश नहीं होंगे। अब वो तो उनकी नहीं, आप ठीक है, आप खुश नहीं है। वो देखिए उनका भी अगर आप देखें, और देवेंद्र इस बात को मोहर लगाएंगे क्योंकि वो मीडिया से बात करते रहते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है स्टोरी कहां पे छपी, किस जगह छपी। तो उनका नाम बड़ी देर से चल रहा था कि जी जय शाह अगर बोर्ड प्रेसिडेंट होंगे तो राजीव शुक्ला होंगे सेक्रेटरी, और जय शाह अगर रहेंगे सेक्रेटरी तो राजीव शुक्ला होंगे प्रेसिडेंट। अच्छा, नहीं तो उनको आईपीएल का गवर्नर चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो ये 3 पोस्ट वो एस्पायर कर रहे थे, और ये इन्होंने कहा भी कि मुझे इन 3 में से एक पोस्ट दे दीजिए। बट द मोमेंट ये डिसाइड हुआ कि जय विल कंटिन्यू एज द सेक्रेटरी और रॉजर बिन्नी आएंगे प्रेसिडेंट, तो सेक्रेटरी तो उनके हाथ से निकल गया। ये समझ के अब सेक्रेटरी नहीं बन सकता हूं, लेकिन प्रेसिडेंट बन सकता हूं कि रॉजर बिन्नी की बजाय मुझे बना दो। अच्छा, वो भी नहीं तो आईपीएल का चेयरमैन बना दो। जब वो उनको
नहीं बनाएगा तीनों में तो उनको कहा गया जी वाइस प्रेसिडेंट ही है। और वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली आप देखें 5 पोस्ट जो है बीसीसीआई की, उसमें से सबसे ज्यादा मतलब आप कहते हैं ना कि जिसका कोई रोल ही नहीं है, सेरेमोनियल है। आप ये है कि आप आराम से जाते हैं, मैच देखते हैं, बैठते हैं, टीवी कैमरे आप पे हैं और आपके पास ईमेल आती है, आपके पास वो टेलीकॉन आता है, आप खबर इधर से उधर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई काम नहीं। मैं आपको बताता हूं, सेक्रेटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट। हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बना है, सेक्रेटरी नॉर्मली कंट्रोल करता है। नॉर्मली सेक्रेटरी जो है एक ना एक दिन प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आपने शरद पवार की बात की, वो एक दशक में। अब कौन बन गया है? हु इज द न्यू शरद पवार? इवन मोर इंपॉर्टेंट, अमित शाह जो गृह मंत्री है। पॉलिटिकल क्लाउड जिसकी विक्रांत ने बात की, पूरी पॉलिटिकल क्लाउड उनके पास है। तो सौरभ गांगुली की बात करते हैं जी। 2019 में क्या होता है, जो विक्रांत और देवेंद्र बात कर रहे थे, रात तक 10 साढ़े 10 तक ब्रजेश पटेल का नाम चला था। उसके बाद क्या होता है, एक फोन कॉल होता है जिसमें अनुराग ठाकुर होते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा तब असम के मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन बीजेपी में थे, और अमित शाह के बीच। और आई थिंक दोनों उस वक्त मुंबई में थे, और मुंबई में थे, ओबरॉय होटल में थे। और उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होता है वो अमित शाह से करते हैं। और तब उनकी सोच होती है कि शायद अगर हम सौरभ को आगे करें तो शायद सौरभ हमारा चेहरा बन सकता है बंगाल के चुनाव में। हालांकि क्या डायरेक्टली सौरभ से इस तरह की बात हुई कि चलिए आपको हम बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं, आप बीजेपी के चेहरे, वो हमेशा मना करते हैं। राजदीप जी, सौरभ से तो ये बात वरुण गांधी जब प्रभारी थे तब से चल रही है। नहीं, सौरभ इसको मना करते हैं, लेकिन ये तो है कि जो 10 बजे तक आप ब्रजेश पटेल को बना रहे थे जो पूर्व क्रिकेटर थे, लेकिन 11 बजे होते होते रात के आप सौरभ गांगुली को बनाते, तो कुछ ना कुछ क्विट प्रोको या डील, या आपको लगा कि कम से कम वो हमारे लिए एक मैसेजिंग थी, मैसेजिंग जाएगी। अब ये 2019 में होता है, अमित शाह उसको बैक करते हैं और सौरभ गांगुली अध्यक्ष बनते हैं। अब क्या होता है, जो 6 अक्टूबर को जो बड़ी मीटिंग हुई अमित शाह के घर में, जहां ये डिसाइड हुआ, सब बड़े अधिकारी उस मीटिंग में थे। मैंने एक अधिकारी से कल ही बात की। उस मीटिंग में जैसे विक्रांत ने कहा, श्रीनिवासन जी और अलग लोगों ने सौरभ पर अटैक किया, कहा कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं एक ऐसी कंपनी के लिए जो कंपेटिटर है बीसीसीआई स्पॉन्सर के खिलाफ, जो ड्रीम 11 है उसके खिलाफ जो कंपनी है उसके लिए आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप केवल ब्रांड सौरभ बढ़ा रहे हैं, ब्रांड बीसीसीआई की आपको चिंता नहीं है। आप सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं, जो आप विच यू आर नॉट बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकता, जो बैठ नहीं सकता, ये रूल है, ये आप कर रहे हैं, ये सब आपने किया, ये सब गलत है, अटैक करते हैं। सब 3-4 लोग और भी उस पर एक तरह से सौरभ पर अटैक करते हैं। वही अमित शाह जो 3 साल पहले 2019 में सौरभ गांगुली को लास्ट मिनट बैक करते हैं, इस बार चुप्पी साधते हैं। और उनकी चुप्पी के बाद एक बात साफ हुई कि सौरभ अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और एक बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे, सवाल यह उठा और किसी ने कहा फिर जय शाह बनेंगे, वो सेक्रेटरी है, अब वो अध्यक्ष बने। तब बड़ी दिलचस्प चीज होती है, अमित शाह उस समय कहते हैं, ये कहा जाए कि नो जय कैन नॉट बी प्रेसिडेंट, जय सेक्रेटरी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सौरभ को तो हटाना विवाद तो है ही, और बंगाल में विवाद है, बंगाल के बाहर भी होगा, लेकिन सौरभ को हटाना और अमित शाह के बेटे को बनाना, यह और बड़ा विवाद होता है। क्रिकेटर का फेस आ गया ना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था ना परिवारवाद, अभी भी गुजरात के कार्यक्रम में, हैदराबाद में, अलग अलग जगह। यही वजह है कि जय शाह को कहा गया आप सेक्रेटरी रहिए। और जो प्लान अब बनाया गया है कि 3 साल बाद शायद जय शाह सीधे आईसीसी में, क्योंकि 6 साल की कूलिंग पीरियड होगी, 3 साल वो सेक्रेटरी रहे, 3 और साल रह सकते हैं, उसके बाद आपको 3 साल की कूलिंग पीरियड है। उस कूलिंग पीरियड में जय शाह आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनेंगे। वो तब बन सकते हैं अगर अभी जो बाकले हैं उनको अगर 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए, जो मुझे कहा गया है इंडिया हैज डिसाइडेड कि इस साल वो नहीं करेगा। नहीं, इंडिया अपनी नुमाइंदगी उस आईसीसी में नहीं करेगा, हालांकि इंडिया का टर्न है। अब देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है, ताकि उस 3 साल के बाद जय शाह वापस आ सकते हैं और अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए जय शाह, लेट मी बी वेरी फेयर टू हिम, हाउ इज ही एज अ सेक्रेटरी? आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं। मैं फ्लाइट में बैठा था जून के महीने में, मैं सो गया, आईपीएल ऑक्शन का वीकेंड था, आईपीएल बड़ा ऑक्शन। मैं आया उस फ्लाइट में, सो गया तुरंत, और आधे घंटे पायलट की आवाज आती है वी आर लैंडिंग इन मुंबई। मैं जग गया, तो मैं मेरे बगल में देखता हूं, मेरे बगल में कौन बैठा है, सब मास्क पे थे, लेकिन मैंने पहचान किया जय शाह है।
हाउ आर यू जय भाई, मैंने कहा, अरे उन्होंने पहले कहा राजदीप भाई केम छो, तो केम छो एक बार कोई बोल दे तो फिर अपना दिल, आप जानते हैं कैसे गुजराती कोई बोल दे, तो मैंने कहा जय 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 भाई आई एम वेरी वेल। तो उनका, मैंने उनको तुरंत कहा जय भाई आप, उन्होंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मैं स्टेडियम्स बना रहा हूँ, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑक्शन बहुत बड़ा बनने वाला है, सबसे बड़ा, वी आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने कहा जय भाई एक छोटी सी बात है, कई लोग और मेरी मदर भी कह रही है कि उनका पेंशन जो है वो अभी तक बढ़ा नहीं है, आप लोग ये सब कर रहे हैं लेकिन क्रिकेटर्स के लिए या क्रिकेटर्स के विडोज के लिए पेंशन नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा राजदीप भाई डोंट वरी, 2 दिन में हो जाएगा, और वो ही वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, एंड जो हुआ 2 दिन बाद वो हुआ। सो इसी जो विक्रांत की और देवेंद्र, एक बार आपके पास पॉलिटिकल क्लाउट है या आप एक बार नंबर 1 उस बोर्ड के बन गए, आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो जय शाह पर आप आरोप लगा सकते हैं कि वो पहली बार बने क्योंकि वो अमित शाह के बेटे थे, लेकिन एक बार बने हैं, कई लोगों से मैंने बात की है, ही इज गेटिंग थिंग्स डन। ये मैंने मणिपुर में क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा है अलग, तो ही इज अ डूअर इन गेटिंग थिंग्स डन, ही इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। आप इंटेंट है उनकी, मतलब सोच है, ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि सौरव गांगुली की सोच नहीं थी। इनफैक्ट सौरव से भी मेरी बात होती थी तो वो जय को बहुत प्रेज करते थे, अरुण को बहुत प्रेज करते थे, अरुण को भी। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अनुराग ठाकुर के जी, मैं वही सवाल मेरा यही है कि जय शाह उस गद्दी पर पहुंचे क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, ये सब कहते हैं कि एक बहुत पावरफुल बैकिंग है। गद्दी पर पहुंचने के बाद उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, आप लोग कह रहे हैं अच्छा किया। अरुण धूमल की बीसीसीआई में एंट्री होती क्योंकि वो अनुराग ठाकुर के भाई हैं, अनुराग ठाकुर बहुत प्रभावी हस्ती रखते थे और सरकार में भी बहुत प्रभावी हैं। उसके बाद उनकी कैसी परफॉर्मेंस है उस पर जज किया जाए, क्योंकि जो आप राजदीप के कंटेक्स्ट में कह रहे थे कि एक एंट्री तो मिल सकती है आपको कि अच्छा तुम दिलीप सरदेसाई के बेटे हो, पर वही फिर आपके ऊपर बैगेज भी हो जाता है, एक्स्ट्रा निगरानी भी। आज अगर जय शाह और अरुण धूमल ना होते इस बोर्ड में, तो क्या हम ये शो कर रहे होते? हम नहीं कर रहे होते। फर्ज कीजिए जय शाह की बजाय निरंजन शाह बन गए होते और अरुण धूमल की बजाय कोई और बन गया होता, तो शायद हम ये शो नहीं करते। लेकिन अब क्योंकि वो दोनों हैं और पॉलिटिकल उनकी वो पीछे से कनेक्शन है, परिवार है, तो भाई बात तो होगी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन 3 सालों में आप देखें कोविड हुआ, अब इसमें सौरव भी इंक्लूडेड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फेलियर एक इंसान का है और सक्सेस दूसरे की है, नहीं, कलेक्टिव है जी। आपने कोविड में आईपीएल करवाए, आपने वर्ल्ड कप करवाया, आपने किया तो बहुत कुछ। हाँ, भारत की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती, वो आई डोंट थिंक बोर्ड जिता सकता है। ये जय की सोच थी पिछले साल, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि एक दिन सोचते हैं कि यार एमएस धोनी को इन्वॉल्व किया जाए। वो एमएस धोनी जिनको बोर्ड का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी फोन पे नहीं ले सकता था। एमएस धोनी आपको मतलब मस्त मलंग इंसान है और शायद फोन भी नहीं रखते हैं वो खुद, ऐसा हाँ, कुछ है। तो इन्होंने ये सोचा कि यार एक काम करते हैं, मैं एमएस को इन्वॉल्व करता हूं। उन्होंने एन श्रीनिवासन से पूछा, हु इज वेरी क्लोज टू धोनी, उन्होंने कहा वेरी गुड आइडिया। फिर इन्होंने धोनी से बात की, उन्होंने कहा जो आप कहोगे मैं तैयार हूं। फिर इन्होंने कप्तान से बात की, कोच से बात की, फिर इन्होंने बोर्ड प्रेसिडेंट से भी बात की और धोनी आए। बाद में वो नहीं चला, वो फॉर्मूला आपका नहीं चला क्योंकि आपकी टीम हार गई। तो ऐसी कई चीजें, आपने पेंशन की बात की, आई थिंक इस वक्त जूनियर क्रिकेट में आपको मैं बताऊं कि पैसा जो आता है बोर्ड का, और ये नहीं है कि एहसान करते हैं, वो लिखा हुआ है, इतने % ऑफ द रेवेन्यू जो है वो जाएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, इतने % ऑफ द रेवेन्यू जाएगा आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में, इतने % ऑफ द रेवेन्यू जाएगा जूनियर क्रिकेट में। मतलब मैच फीस वगैरह की मैं बात कर रहा हूं। जिस जमाने में राजदीप खेले होंगे अंडर 19, मुझे नहीं पता राजदीप आपको 5 रुपए या 10 रुपए मिलते होंगे मैच के। मैं जिस साल खेला हूं, 3rd क्लास ट्रेन से जाते थे। वो तो 3rd क्लास ट्रेन मेरे टाइम, मैं 1992 की आपको बात बता रहा हूं, हमें इसी की बात कर जी। तो राजदीप कूच बिहार ट्रॉफी फाइनल में हमें 3 दिन का मैच होता था, 250 रुपए हमारी मैच फीस थी और 50 रुपए दिन के मिलते थे डेली। हालांकि यह कि खाना भी वहीं पे मिलता था। और उसी साल वीवीएस लक्ष्मण भी थे टीम में, हैदराबाद सेमीफाइनल में हारा था और एक इंडिया अंडर 19 तब साउथ अफ्रीका गई हुई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम गए हुए थे। तो हमें 250 रुपए मिलते थे मैच के और 50 रुपए मिलती थी डेली। और हम पटियाला में उस साल हुआ था ऑल इंडिया ये कूच बिहार नॉकआउट, तो वहां पे बारादरी ग्राउंड है जिसको बाद में ध्रुव पांडव स्टेडियम बना दिया गया। उसमें डॉर्मिट्रीज होती हैं, जो आप सीढ़ियां दिखती हैं, हर सीढ़ी के नीचे एक डॉर्मिट्री होगी, एक लॉन्ग रूम होगा गंदे से। हम उसमें सर्दियों में रुकते थे हर टीम। पिछले साल जब अंडर 19 हुआ, लास्ट ईयर जब 1-2 साल के गैप के बाद अंडर 19 हुआ, लड़के फ्लाइट में गए। फ्लाइट कोई बड़ी बात नहीं है, हैदराबाद में पहुंचते हैं,
मैं आपको हैदराबाद का एग्जांपल देता हूं, हरियाणा की टीम, हर लड़के को इंडिविजुअल एक एक कमरा मिलता है मैरियट 5-स्टार होटल में अंडर 19, क्योंकि 5 दिन का क्वारंटीन है। तो 5 दिन के क्वारंटीन में हर लड़के को 3 टाइम का खाना वो दरवाजे से मिलता है। उसके बाद आप बायो बबल में जाते हैं। बायो बबल 1000 रुपए डेली है फॉर योर फूड, और फूड भी आ रहा है। और मैच फीस आपको पता है कितनी है एक दिन की अंडर 19 में? 20,000 रुपए कुछ भी हाल जी। और वनडे मैच इज 20,000 और 4 दिन का मैच 80,000 रुपए मिलते हैं। रणजी ट्रॉफी का एक मैच 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो वो कैसे हुआ? बालक वापस आया और पापा के लिए एकदम तोहफा, ये तो मैच फीस से सीधा एफडी। आपके व्यूअर्स को जो क्लासिक क्रिकेट स्टोरी ये वो है जी कि 50 या 60 की दशक की मैच है, न्यूजीलैंड के सामने इंडिया मैच खेलती है और 3 दिन में टेस्ट मैच जीतती है जी। तब इंडियन टीम के क्रिकेटर्स को 250 रुपए मिलते थे पर मैच, 250 रुपए। 50-60 के दशक में शायद 250 रुपए का काफी मायना था। लेकिन क्या होता है, आपको चेक कितने का मिलता है? 150 का। आप जानिए क्यों? जब वो प्लेयर जाते हैं, बोर्ड ऑफिशियल उनको कहता है, किसने आपको कहा 3 दिन में मैच जीतने के लिए? आपको हम 50 रुपए पर डे दे रहे हैं। आप सोचिए, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को 250 की बजाय 150 रुपए दिए गए क्योंकि वो 3 दिन में मैच जीते न्यूजीलैंड के सामने। उस जमाने और आज के जमाने में बहुत फर्क। देखिए, जय शाह के आने से पॉलिटिकल क्लाउड है, बिजनेस क्लाउड है। उन्होंने कई अच्छी चीजें की है, उन पर आरोप लगता है, ही इज अ वन मैन शो। जो हमेशा जो भी इंचार्ज सेक्रेटरी रहा है उन पर है कि आपकी मनमानी चलती है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, खासकर कि जिस तरह से आईपीएल चलाया गया कोविड के टाइम पे, उससे जरूर बोर्ड को फायदा हुआ है। एंड द मनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू पीपल। सौरभ थोड़े से और प्रोएक्टिव होते, थोड़े से और हैंड्स ऑन होते फॉर द लार्जर क्रिकेट, तो शायद नहीं। और देखिए साहिबान, एक व्यक्ति कैमरे से जुड़े हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सौरभ को ज्यादा पता है, हम तो ऊपर की सही बातें कर रहे हैं। सौरभ को मैं इज अ ग्रेट क्रिकेटर प्लेड, लेकिन आई डोंट थिंक जब आप बोर्ड अध्यक्ष बनते हैं आपने एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड प्रेसिडेंट की एक पोजीशन है। दिस इज माय व्यू, बट सौरभ का व्यू है कि देखिए दिस इज माय ब्रेड एंड बटर। तो आप किस तरह से देखें वो बात अलग है, बट आई थिंक वंस यू आर क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट आप इन चीजों में ना पड़े। मैं फिर से आऊंगा आपके पास, बट प्लीज गो टू, बिकॉज़ आई विल गिव यू वन फाइनल स्टोरी। क्या होता है कि आपको कौन सा रंग देना है, ग्लास आधा खाली देखना है या आधा भरा देखना है। सौरभ की आज लोग कमियां दिखा रहे हैं, बट सौरभ गांगुली के गुण भी थे। एज बोर्ड प्रेसिडेंट ही वाज आल्सो द फेस, and first time a test cricketer of that stature became board president। शायद जैसे मैंने कहा, अब देवेंद्र थोड़ी से और किस्से कहानियां सुनाए। जय शाह की वर्किंग के बारे में बताइए। मेरे हिसाब से अगर आप सोचें कि जय शाह इन जनरल नहीं बात कर रहा हूं कि पॉलिटिशियन क्रिकेट से दूर रहेंगे तो आपसे बड़ा भोला इंसान कोई नहीं इस देश में, क्योंकि ये स्वाभाविक है, उनका रहना जरूरी है। अब मैं आपको 2 इंस्टेंस बताता हूं। जैसे अभी इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था मध्य प्रदेश में, इंदौर में। जिस दिन मैच चल रहा था उनको एक नोटिस गया कि आपके पैसे बाकी है, नहीं तो खला ताला वाला लगा देंगे। अब सोचिए वहां पे कोई बड़ा नेता रहता, किसी अधिकारी की हिम्मत होती कि नोटिस भेजे? स्वाभाविक है नहीं भेजेंगे करके। तो ये मैं आप मुंबई की बात बताता हूँ। वानखेड़े स्टेडियम की तैयारी चली थी 2011 वर्ल्ड कप की, और काफी डेब्रीज पड़ी थी। हमारे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसे उठाइए, लेके जाइए, पिच बनाने का काम शुरू करना है। शरद पवार एक दिन आए, उन्होंने रतन टाटा को सामने फोन किया, अगले दिन डेबरी हट गई। तो ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही कर सकते हैं। ये देश हमारा है, हम लोग ऐसे लोग बने ही हैं एक्चुअली, बिना पॉलिटिशियन के काम हो ही नहीं सकता। और ये सोचना कि नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा, आम आदमी आके ठीक करेगा, ये आपकी गलतफहमी है। क्रिकेटर भी वहां रहेगा, एक बार बाबू को फोन करेगा, बाबू एक बार फैन समझ के कर देगा, दूसरी बार नहीं करेगा आपका। ये ग्राउंड रियलिटी है, आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ रहे जय की बात, जय के लिए अब चैलेंज शुरू होगा कि पहले सौरभ गांगुली शील्ड की तरफ थे, सबको लगता कि दोनों का संयुक्त डिसीजन है। अब जो डिसीजन लेंगे वो, या जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, उन पे ही सब जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले 3 साल कैसे करें। उसमें उनको वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्टेट एसोसिएशन है, जहां पे धांधली हो रही है, उनका क्या करेंगे। क्योंकि अब तक बीसीसीआई राज्यों पे जितने भी हेरफेरी हो रही है उससे बचता आया है, पर लेकिन अब जय शाह है वहां पे, तो लोग एक आशा लगा के रखेंगे कि जय शाह है तो शायद ये ना होने देंगे। तो आने वाला 3 साल काफी दिलचस्प रहेगा सबके लिए, ये देखना कि जय शाह कितना कम्युनिकेशन करते हैं और कितना आगे मैं आपसे ये जानना चाहता, आपने ये जो लास्ट पॉइंट रखा, मुझे ये बड़ा पसंद आया,
क्योंकि मैं देखता हूं कई स्टेट एसोसिएशंस हैं जहां पर अधिकारियों पर एफआईआर भी हुई, वो अंडरग्राउंड भी हो गए, करप्शन चार्जेस बहुत उत्तराखंड में बहुत करप्शन, लेकिन वो लोग शायद बीसीसीआई की इस एजीएम में भी होंगे। तो क्या आने वाले वक्त में हम एक्चुअली जो आपने बात की वो हमें दिखेगा कि करप्शन जो स्टेट्स की है वो हटाई जाए? बिकॉज 2 करप्शन इंडिया में अगर आप नहीं हटाएंगे तो आज जो हम क्रिकेट सुपर पावर है ना, कल हम दलाली और बिजनेस में चले जाएंगे। एक जो पैसा देकर छोटे लेवल पर क्रिकेट खिलाई जाती है, पैसा लेकर, मैं पैसा ले लेता हूं, ट्रायल मैच में आपको बैटिंग करा दूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम में सिलेक्ट करा दूंगा, स्टेट की टीम के लिए, ये आप भी जानते हैं सारे। और दूसरा एज ग्रुप फ्रॉड, जहां पर कुछ स्टेट्स जो हैं वो मेडिकल टेस्ट आपके हाथ में होता है, आप बोन टेस्ट कराते हैं किसी और का बोन रख के। क्या ये करप्शंस हटाई जा सकती है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपने जय के लिए आने वाले 3 साल के रोड मैप रखा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जैसा भाई आपने एज ग्रुप का बात किया, मैं ऐसे बहुत जगह जाता हूं, जो टेस्ट कराने जाता हूं बच्चा दूसरा होता है और नाम किसी और का होता है। तो बाद में ये एसोसिएशन ये क्या कि नहीं ये फला आप हॉस्पिटल से कराएंगे, पर हॉस्पिटल में है तो लोग इंसान ही ना। अगर 200-300 रुपए दे के अगर काम हो जाता है तो स्वाभाविक है करप्शन निकलना बहुत ही मुश्किल है। यही है कि जय या जो बीसीसीआई जो भी इस समय अध्यक्ष बने हैं वो कितना शिकंजा कर पाएंगे वो देखना है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बीसीसीआई एज ए इंस्टीट्यूशन कभी बदनामी इतना सहता नहीं है जितना राज्य सहता है। तो राज्य में इश्यूज हैं और हर राज्य में, चाहे जो मुंबई हो या चाहे उत्तराखंड हो चाहे बिहार हो, हम आए दिन रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं कि ये सब है। अब जय इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे बोर्ड इसमें नकल कसता है, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। मैं आपका प्रोग्राम नेता नगरी है, आप जानना चाहते हैं असली नेता नगरी क्या है? बताइए। ये मेरे पास है एक फोटोग्राफ। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से मेरा लगाव है, मैं उसी मुंबई से आता हूं। क्रिकेट तो मेरा मैदान से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है। हाँ। मुझे मेरे दोस्तों ने 2-3 दिन पहले भेजा है, शरद पवार आशीष शेलार ग्रुप, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव होने हैं। आशीष शेलार कौन है? मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं और विधायक। वो क्या हुआ है, उनको अब अमित शाह ने ट्रेजरर बनाया क्रिकेट बोर्ड का। इसी मीटिंग में, ये जो रात को 6 तारीख को हुई, और दीपज्योति सैकिया करके जो असम के एडवोकेट जनरल है, हिमंत बिस्वा शर्मा के नजदीक है, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। वो भी क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने अंडर-19 खेली है। लेकिन ये नोटिस आती है मुझे, शरद पवार आशीष शेलार ग्रुप, उनके ट्रेजरर बनने के पहले प्रेसिडेंट आशीष शेलार ग्रुप, जिस तरह है ना प्रेस क्लब में होता है कौन आपके नुमाइंदगी बनेंगे, प्रेसिडेंट आशीष शेलार। एपेक्स काउंसिल मेंबर जितेंद्र अवार्ड एनसीपी के, उसी ग्रुप से आएंगे। मिलिंद नार्वेकर, उद्धव ठाकरे के करीबी, क्रिकेट के बड़े शौकीन, एपेक्स काउंसिल मेंबर, और कई और लोग हैं। कुछ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ शिवसेना से जुड़े हैं, कुछ एनसीपी से। अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार गिरी है, ये सब एक दूसरे के खिलाफ थे, आरोप लगा रहे थे टीवी पर बाहर। क्रिकेट को लेकर ये साथ आ गए हैं। तो मैंने जितेंद्र अवार्ड को अभी इसी प्रोग्राम के पहले फोन किया, क्या ये सही है कि आप लोग एक ग्रुप बन गए? ही सेड हाँ, शरद राव को लगता है कि सब साथ में आकर क्रिकेट को बेनिफिट करें। तो मैंने उनको कहा, तो सामने कौन है ये भी तो सुनिए ना। नहीं, सामने वाले पैनल में कौन से लोग? कौन है सामने पैनल? सामने वाले अध्यक्ष बनना चाहते हैं संदीप पाटिल, वर्ल्ड कप। और संदीप पाटिल को ऐसा लग रहा था कि शरद पवार उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ दिलीप वेंगसरकर भी इलेक्शन लड़के हार चुके हैं। हाँ, नहीं, उनको लगा था कि दूसरी तरफ आशीष शेलार है बीजेपी के, तो शरद पवार हमें सपोर्ट करेंगे। एंड में क्या हुआ, शरद पवार आशीष शेलार ग्रुप बनाया। तो मैंने जितेंद्र अवार्ड को कहा, आप सब साथ हैं या सब मिले हुए हैं? असली बात यह है कि क्रिकेट में है ना, ये जो पॉलिटिक्स, अब वैभव गहलोत लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे, वो जय शाह के कैंप के माने जाते हैं बीसीसीआई में। अच्छा। अब अशोक गहलोत और अमित शाह भले ही पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हो, लेकिन क्रिकेट में वैभव गहलोत और जय शाह दोस्त हैं। क्योंकि वैभव गहलोत को अगर ऊपर आना है तो ही हैज टू आल्सो गो अलोंग विद जय शाह, क्योंकि जय शाह उगता सूरज है आज इंडियन क्रिकेट का। तो इस तरह से क्रिकेट होता है मेरे दोस्त। आशीष शेलार को ट्रेजरर आपने बना दिया, सैकिया को जॉइंट सेक्रेटरी, रॉजर बिनी अध्यक्ष, और आपके बेटे मुझे अब आपसे अमित शाह का रियल कंट्रोल। मुझे ये बताइए, बेहतर क्या चीज है जो क्रिकेट में सब एक साथ मिले हुए हैं,
या पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जहां पर एक दूसरे पर सिर्फ कूड़ा फेंका जाता है? बेहतर क्या चीज है? इसीलिए आपने बहुत अच्छी बात की, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नहीं, जैसे मैंने कहा, दैट इज व्हाई शरद पवार सेड कि बीसीसीआई में पॉलिटिक्स जो होती है, इट इज इवन मोर डिफिकल्ट देन कांग्रेस पॉलिटिक्स। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिक्स में जिस तरह से लोग एक दूसरे को नीचे गिराते हैं, लेकिन कम से कम चुनाव के टाइम पे दे आर ऑलवेज टुगेदर। बट इन बीसीसीआई यू नेवर नो। आज जो दोस्त है एन श्रीनिवासन, एक जमाने में लगता था ही वॉज इन अपोजिंग कैंप, अब वो अमित शाह के साथ, तो साउथ और अमित शाह का जो कैंप है वो एक साथ आ गए हैं। इसी तरह एक जमाने में दालमिया और पवार अलग थे, फिर एक साथ आ गए। अच्छा, और ये हमेशा हुआ है क्रिकेट में। मुझे आप तीनों लोग ये बताइए, सब पर हमने बात कर ली, जरा रोजर बिन्नी पे बात हो। कैसे क्रिकेटर थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, श्रीनिवासन ने उन्हें क्यों बैक किया, क्या फैक्टर्स है? नहीं, देखिए, वो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और कर्नाटका एक आई थिंक वाहिद ऐसी स्टेट एसोसिएशन है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर्मर क्रिकेटर्स को वहां पर पैनल पर देखते आप रहते हैं। पहले लगातार देखिए, अनिल कुंबले कैंप भी एक बार जीता था, हालांकि फेल हो गए, वो उनको हटवा दिया गया। ब्रिजेश पटेल कितने साल से, अब ये फॉर्मर प्लेयर्स हैं। सो वो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट आज से 30 दिन पहले सोचा भी होगा, एस्पायर भी किया होगा। लेकिन आपको एक कैंडिडेट चाहिए था ना। अगर आपने श्रीनिवासन की इन्होंने बात की कि जो सौरव के खिलाफ उन्होंने मीटिंग में बोला, तो उनको एक कैंडिडेट भी तो रखना है ना। मैं सिर्फ आपकी बुराई निकाल दूं तो मुझे पूछेंगे ना कि अच्छा चलो ऑप्शन दीजिए, तो मैंने एक वर्ल्ड कप विनर आपके सामने रख दिया, और कोई है नहीं, मैंने कहा ये लीजिए। क्रेडेंशियल्स भी हो, गांगुली गए तो कौन आया जी। तो सेकेंडली बड़े माइल्ड मैनर्ड, राजदीप उनको ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं इतना नहीं जानता, जितनी बार भी मिला माइल्ड मैनर्ड, हिंदी उनको इतनी समझ नहीं आती है, उनकी स्कॉटिश, वेरी 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 नाइस मैन, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। और विक्रांत, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, क्योंकि आजकल बड़ा चलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सौरभ पर भी ये आरोप हुआ कि आप एक स्पॉन्सर के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जो बोर्ड के विपरीत जो कंपनी है। अब रॉजर बिनी के बेटे का सिलेक्शन जब हो रहा था, जब वो इंडिया के लिए, मतलब जब इंडिया के लिए, और रॉजर बिनी उस समय सिलेक्टर थे, उन्होंने कहा जब कोई भी मेरे बेटे का नाम उस मीटिंग में लेगा, मैं उस मीटिंग में रिक्यूज कर लेते थे। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया। देखिए, आज की तारीख में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अपने पूरे करियर में मैं सोच रहा हूं, कभी भी रॉजर बिनी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी हुई है। वर्ल्ड कप में 18 विकेटें थी जी, हाईएस्ट विकेट टेकर वर्ल्ड कप थी। और रॉजर बिनी बड़े अंडरस्टेटेड प्लेयर थे बाय द वे। आप जो 1986 में इंग्लैंड को हमने 2-0 हराया, उसमें भी इनकी विकेटें थी। एलन बॉर्डर 79 में मुंबई में हराया था पाकिस्तान को। क्या कमाल की बॉलिंग थी। रॉजर बिनी उस जमाने में बड़े एबल क्रिकेटर थे, और मुझे जहीर अब्बास को उस मुंबई के टेस्ट में वेल डन, 79 के टेस्ट में उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। पैदा होने में थे 4 साल। बट सौरभ भाई, मैं ये कहूं, आप सोचिए कि बंगाल का चुनाव होना है 221 में, और सौरव गांगुली बनते हैं 2019 में। अब कर्नाटका का चुनाव होना है। देखिए, रॉजर बिनी कर्नाटका के चुनाव से उनका कोई ये नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन फिर भी आई थिंक बोर्ड को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, और मुझे लगता है ये अच्छी बात हुई है। आपको थोड़ा सा क्रिकेटर आपने कहा बोर्ड, मुझे लगता है कि श्रीनिवासन ग्रुप, आई थिंक ब्रिजेश पटेल ने ये इनको आगे रखा हुआ था, और ब्रिजेश पटेल 70 साल की उम्र के ऊपर हो गए, इसलिए लोधा पर भी अब ये लोधा कमेटी ने कहा है 70 साल के ऊपर आप नहीं बन सकते। है कि हो सकता है। देखिए, अब फिर वही बात है ना, माजी हिस्ट्री में तो आप जाते ही हैं, 3 साल पहले ब्रिजेश पटेल बनते बनते रह गए। उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया जहां सौरभ भी हट गए, तो ये चीजें तो रहती हैं। देवेंद्र, रोजर बिन्नी, योर टेक। बहुत ही माइल्ड पर्सन है, शांत स्वभाव, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, अपना से रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका से नहीं होगा। एसोसिएशन चला के आए हैं, तो बिहाइंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है ही, और मेरे हिसाब से जैसा उनका स्वभाव है वो एक अच्छी टीम साबित होंगे। अच्छा, मुझे बस एक आखिरी चीज बता दीजिए, आप लोग इतने समय से कवर कर रहे हैं, हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हम लोग ने जब मैगजीन्स पढ़नी शुरू की थी, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, तो क्रिकेट सम्राट एक मैगजीन पढ़ते थे, है ना, तो उसमें बहुत सारे रणजी के स्कोर भी होते थे। और फिर और थोड़े बड़े हुए तो ये समझ में आया कि कैंप चलते हैं साहब, क्योंकि हम यूपी वाले थे, हमारे यहाँ से कोई खेलता नहीं था। बताया जाता साहब ये गोपाल शर्मा है, इनको एक टेस्ट के लिए लिया गया था। फिर बताया गया कि साहब ये शशिकांत खांडेकर है, इनको एक वनडे के लिए लिया गया था, लेकिन वनडे जम्मू कश्मीर में था, वो हुआ ही नहीं।
तो हमारे पास कोई नहीं था गिराने को मोहम्मद कैफ के आने से पहले। तो फिर हमें बताया जाता है साहब पॉलिटिक्स है, एक तो मुंबई का बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, इनके सबसे ज्यादा वोट हैं और ऐसा लगता है कि सारी प्रतिभा हिंदुस्तान की मुंबई में ही पैदा हो रही। फिर कहा गया नहीं साहब कर्नाटक लॉबी बहुत मजबूत है। फिर तीसरी पंजाब लॉबी बताई गई। तो ये हमको समझाएगा कि 3 लॉबी, तीनों के बड़े एबल क्रिकेट प्रशासक, और हमारी यूपी की लॉबी मजबूत नहीं इसलिए नंबर नहीं आ रहा। ये सत्य है क्या कि लॉबीज बहुत प्रभावी रहती है? सत्य है जी। मुंबई हमेशा ड्राइवर रहा है इंडियन क्रिकेट का, कर्नाटका हमेशा ड्राइवर रहा है इंडियन क्रिकेट का। इसलिए नहीं कि लॉबी है, इसलिए बिकॉज वहां से कल्चर है, उस हवा से बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए। और आपने कर्नाटका और मुंबई की बात की, फर्क क्या है कर्नाटका, मुंबई एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री? आपने पंजाब लॉबी की, एक्चुअली पंजाब लॉबी नहीं थी, वो दिल्ली लॉबी थी। अच्छा, पंजाब तो मतलब इतना बड़ा नहीं था कभी। पंजाब आईएएस बिंद्रा साहब थे तो नहीं, वो उनका प्रभाव, लेकिन इतने प्लेयर नहीं थे। पंजाब में से सबसे पहले विजय मेहरा खेले थे, वो इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर थे, जिनका रिकॉर्ड बाद में आके मनिंदर सिंह ने, फिर चेतन शर्मा ने और फिर तेंदुलकर ने तोड़ा। फिर उसके बाद मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ आए, फिर मदन लाल आए, तो बिशन स्वेदी आए। बट बॉम्बे और कर्नाटका, वहां बड़ी लड़ाई आपस में, लोगों को शायद इतना इल्म नहीं होगा इस बात का। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर शायद इतनी क्रिकेट साथ साथ खेले, 1.5 दिन बैटिंग कर लेते थे, बट इतनी आपस में बनती नहीं थी। लेकिन जब इट कम्स टू मुंबई क्रिकेट, सब एक साथ हो जाते थे मैदान में, सीसीआई में, वानखेड़े स्टेडियम में। शाम को वो जो बड़े बड़े आपकी सोफा वाली कुर्सियां हैं, वहां पर नारी कॉन्ट्रैक्ट हर कोई बैठ जाता था। विक्रांत भाई, ये बोलिए, देखिए शुरू बोलिए। आधिपत्य तो रहा ही है ना इससे। देखिए ऐसा मुंबई क्लब का, देखिए मुंबई क्लब 50, 60 और 70 की दशक में बड़े अच्छे क्रिकेटर्स वहां से आते थे और मेट्रो से ज्यादातर आते थे। उसके बाद बंगलोर आया, फिर दिल्ली बिशन सिंह बेदी के टाइम पे आया, फिर अन्य राज्यों, कपिल देव के आने के बाद छोटे छोटे शहरों से आने लगे। अब आप देखिए कहां कहां से बच्चे आते हैं। देखिए ये एक ट्रांजिशन है। आजकल हम जब क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, दिलचस्प, आप लॉबी की बात करते हैं ना, 1958-59 में एक सीरीज हुई इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। 5 टेस्ट में 4 कप्तान हुए और एक टेस्ट में कप्तान को नाइट बिफोर बदला गया। पॉली उमरीगर को हार पहना के कहा गया आप कप्तान हैं, अगले दिन कोई और बना, और फिर एक दूसरे की बनती नहीं थी। देखिए वहां से हम आए हैं। एक कमाल ये देखिए पॉलिटिक्स, आपकी क्रिकेट कहां से आती थी? बॉम्बे से ही आती थी। कर्नाटका, बॉम्बे, और उस टाइम पे कोई होलकर, बड़ौदा, ये जो जिस जमाने की ये भी एक बड़ा खेमा था। नवाब पटौदी पहले कप्तान थे। नवाब पटौदी ने आगे बोला भैया आप कर्नाटका, होलकर, बड़ौदा, मुंबई के लिए नहीं खेलते, अब हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं। उस जमाने में जो प्लेयर नवाब पटौदी के अंडर खेले, उन्होंने कहा कि ही वाज अ यंग मैन, बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा यू प्ले फॉर इंडिया, आपको ज्यादा पता हो। नहीं, आई विल टेल यू अ लवली स्टोरी। 1971 जो मेरे फादर की सबसे बड़ी सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज को हराया और उन्होंने 600 से ज्यादा रन किए। गावस्कर की पहली सीरीज 700 से ज्यादा रन किए। जब सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग हुई, मेरे फादर को लास्ट सिलेक्ट किया गया क्योंकि वो उसके पहले फॉर्म में नहीं थे। और वाडेकर ने कहा, जो अजीत वाडेकर मुंबई से थे, उन्होंने कहा मेरे मुंबई का जो दिलीप सरदेसाई पर मैं विश्वास रखता हूं, मैं चाहता हूं। और उस समय 5 सिलेक्टर हुआ करते थे, अब 5 में डिवाइड हो गया इस पर। और डील क्या हो गई कि वो 5वां जो सिलेक्टर था, ईस्ट जोन का एक सिलेक्टर था, पूर्व का सिलेक्टर था, उसने कहा चलो मैं मानता हूं कि आप क्योंकि कहते हैं कि दिलीप सरदेसाई को आप लेकर जाना चाहते हैं, चलिए, लेकिन मेरा एक कोई मुझे चाहिए कलकत्ता का। तो 16वां जो क्रिकेटर था, उसने कहा, जो विकेट कीपर था, रूसी जीजी बॉय, जिसने कभी टेस्ट नहीं खेली लेकिन टूर पे गया, उसको उस दत्ता रे ने कहा कि नहीं, मेरा एक कलकत्ता का होना चाहिए, मैं आपकी बात मानूंगा। तो ये लेन देन हुआ करता था, खास करके लास्ट 2-3 पोजीशन के लिए। देखिए क्रिकेट टीम में क्या होता है, 11 लोगों में से 8-9 ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट होते ही होते हैं अपने टैलेंट पर। बाकी एक जमाने में 1-2 जो हुआ करते थे, ये जो कोटा, रीजनल कोटा सिस्टम है, ये हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में मैं मानता हूं टैलेंट पर ही आप आ सकते हैं। हाँ, कप्तान चाहता है कि कोई क्रिकेटर हो, कोई उसको लगे। आज कहा जाता है कि रोहित शर्मा चाहता है कि अश्विन टीम में रहे क्योंकि उसका विश्वास अश्विन पर है। लेकिन मैं समझता हूं राजनीति आज कम हुई है। 40, 50, 60 के दशक में जो राजनीति हुआ करती थी क्रिकेट में, जिस तरह से सिलेक्टर्स और बोर्ड प्रेसिडेंट्स अपना दबदबा करते थे, आप हैरान होंगे इन स्टोरीज को आज अगर आप में काबिलियत है तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको मौका ना मिले।
आज काबिलियत वाला इंसान नहीं रह सकता। पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन को मौके मिल रहे हैं। देखिए पृथ्वी शॉ के लिए वजह अलग है, अगर देवेंद्र पांडे उस पर पर्दा हटाना चाहे, उनकी वजहें डिफरेंट है। क्या है वजह? देवेंद्र पांडे वजहें डिफरेंट है। मना कर रहे हम नहीं बताएंगे। अच्छा, पता विक्रांत जी को भी है, उन्होंने टॉस आपकी तरफ कर दिया। नहीं, आज ही 100 रन बनाए उन्होंने। उनके लिए 100 बनाना मेरे लिहाज से पृथ्वी शॉ आपकी T20 टीम में होने चाहिए हैं, बट व्हाट इज स्टॉपिंग नॉन फील्ड एक्टिविटीज? बहुत ज्यादा। बट देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा यंग प्लेयर है, हम उसके कोई भी आप बात करेंगे उस यंग प्लेयर के लिए खराब होगा। नहीं, लेकिन क्रिकेट में इतना लोगों का पैशन है। मैं पिछले हफ्ते केरल में था, तो कोई एक बंदा आता है, फंक्शन में आता है और कहता है, सर यू मस्ट स्टार्ट कैंपेन फॉर संजू सैमसन। तो मैंने कैंपेन फॉर नहीं, आप रोज टीवी पर कहिए व्हाई संजू सैमसन नॉट इन इंडियन टीम। अब देखिए लोगों का क्योंकि केरल से कभी इतना बड़ा क्रिकेटर आया नहीं है के बाद। देखिए जैसे हम अपने यूपी के लिए फील कर रहे हैं, अब तो भूवी। देखिए बॉस, अब आप ये जानिए सौरभ भाई, एक जमाने में आप कह सकते थे कि यूपी में से क्रिकेटर आते नहीं थे, अब बहुत आते हैं, बेस्ट क्रिकेटर आते हैं। मेरे फादर के जमाने में मेरे फादर कहते थे एक टूर्नामेंट हुआ करती थी आपके यूपी में, लखनऊ में, शीश महल। हाँ। तो शीश महल में क्या हुआ करता था, मैटिंग पे हुआ करती थी मैच। केडी सिंह बाबू, उनका कहना था कि लखनऊ का इतना खाना अच्छा था कि हर व्यक्ति, लखनऊ में एक टूर्नामेंट थी शीश महल और हैदराबाद में मोइनुद्दौला। आज तो आईपीएल का जमाना है, बट तब मद्रास में होती थी बुच्ची बाबू। हाँ, और बुच्ची बाबू। उसमें खास करके ये जो लखनऊ और हैदराबाद खाना बड़ा मजेदार मिलता है, खास करके आपकी बिरयानी जो है लखनऊ की और हैदराबाद की। तो जितने भी बड़े क्रिकेटर्स थे कहते थे पहले बैटिंग करेंगे, 2 घंटे बैटिंग करके दर्शक भी खुश हो जाएंगे, उसके बाद लंच के लिए जाना है। लंच के बाद कोई बैटिंग नहीं करनी है, क्योंकि लंच के बाद रेस्ट करना है। तो ये शीश महल जो हुआ करता था और मोइनुद्दौला, ये बिरयानी महल हुआ करता था। ये 80 के दशक में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, इवन 90s में जो इंडिया खेले, और वो उस ड्रेसिंग रूम और आज के ड्रेसिंग रूम में जो फर्क बताते हैं वो ये था, आज का मतलब पिछले 20 साल का ड्रेसिंग रूम और उससे पिछले 20 साल का, कि अगर आप इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गए, आप ड्रेसिंग रूम में 1 साल लगता था सीनियर प्लेयर के सामने मुंह खोलने का। तो कहते हैं कि 1 साल तो हम गूंगे रहते थे, हमारे से बोला नहीं जाता था। आज यंगस्टर आता है, सबसे पहले वो इंस्टाग्राम पे रील बनाता है एक बड़े सितारे के साथ, सो कंफर्ट लेवल है। आज शुभमन गिल तो बच्चे हैं ना अभी, बट शुभमन गिल को देख के आपको लगता है यार ही इज स्टार इन द मेकिंग। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम बेहतर हुआ है, और सिस्टम बेहतर होने में भले आप कई चीजें कहेंगे, आप आईपीएल की बात करेंगे या जूनियर क्रिकेट पहले भी था। जिस जमाने में राजदीप खेले थे वो भी 3 दिन के आप कूच बिहार खेले होंगे, 92 में भी कूच बिहार 3 दिन का था। बट अब क्या हो गया इंडिया में ना, आप बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो गए हैं, इंडिया में सिस्टम ज्यादा आ गए हैं। अब वो जमाना गया कि मेरा बच्चा जाएगा 10 मिनट नेट में बैटिंग करेगा और वो प्लेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपके पास प्रोफेशनल सेटअप्स आए हैं, आपको साइड आर्म खेलना है, 4-4 घंटे बैटिंग करते हैं। मैं सोचता हूं कि काश मैं अगर कभी 4 घंटे, आधा घंटा भी नेट में, 4 घंटे लगातार एक बैटर जी, और थ्रो डाउन एक्सपर्ट आएगा आपको, आप हजार बॉल। नहीं, देवेंद्र पांडे जी ने एक फैंटास्टिक देवेंद्र पांडे स्टोरी की है, फेसबुक पे अपना डालते रहते हैं। नहीं, इंडियन खुद बैटिंग बॉलिंग करते हैं वहां पे जाके इंडोर। इंडियन एक्सप्रेस में देवेंद्र पांडे जी ने बड़ी अच्छी स्टोरी की थी, टीम की नहीं, टीम के बाहर जो 14 लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, एक कोई थ्रो डाउन एक्सपर्ट, एक कोई साइको एनालिस्ट, एक कोई फिजियोथेरेपिस्ट, ये जो जा रहे हैं। जब मेरे पिताजी गए 1962 में वेस्ट इंडीज, और चंदू बोर्डे अभी भी जिंदा है, वो मुझे ये स्टोरी बताते हैं, तो मैंने कहा सर आप लोग बड़े यंग थे, आपने बहुत मौज की होगी। अरे ही सेड क्या मौज, रोज रात को अमृतांजन खुद लगाना पड़ता था, इतना मार पड़ता था, हमारे पास पैड्स भी बराबर नहीं थे, उस जमाने में इक्विपमेंट इतनी खराब थी। 52 में जब इंडियन टीम वेस्ट इंडीज गई, केले की बोट में गई, उनको यहां से साउथहैम्पटन जाना पड़ा इंग्लैंड में, वहां से केले की बोट जो वेस्ट इंडीज जाती है, केले जाते थे। अरे ऐसे बोलिए कि बोट जिसपे केले लग के जाते थे, बनाना बोट, केले की बोट, बनाना बोट, केले पे बैठ। अरे उसे कहते हैं बनाना बोट, बोट जिसमें ऐसा शेप बनाना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, केले की बोट पे बैठ के। इट वाज कॉल्ड अ बनाना बोट। उस बनाना बोट में बैठकर वो वेस्ट इंडीज गए, 3 लोग एक कमरे में सोना पड़ा उनको इन द वेस्ट इंडीज। अब आप सोचिए, बॉलिंग तो वैसी है, बॉल वही है, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज है, इसलिए मैं कहता हूं ये लकी जनरेशन है।
हम लोग आज पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पॉलिटिक्स हो ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड, ये एक बड़ा लकी जनरेशन है। मुझे सर वो बहुत सहूलियत दौरा भूल गया कौन सा था, 59 था वेस्ट इंडीज या कौन सा था जिसमें नारी कॉन्ट्रैक्टर को बॉल लगा था, 62। तो उसमें विजय मेहरा भी थे। हाँ, तो जिनकी बेटी को मैं एयरपोर्ट पे मिला था कुछ दिनों पहले। तो वो ही वाज द यंगेस्ट इंडियन टू मेक हिज टेस्ट डेब्यू। वो 2 दौरे उन्होंने किए वेस्ट इंडीज के, 7 या 8 टेस्ट मैच खेले थे। और मेरे फादर के वो बॉलर थे, अमृतसर के थे, तो वो पंजाब से पहले मतलब प्लेयर अदर देन लाला अमरनाथ। तो मेरे फादर के सीनियर थे, वो बैंक में भी और क्रिकेट में भी। तो आपके फादर भी क्रिकेट खेलते थे? जी, वो भी पंजाब से खेले जी। अरे वाह, थर्ड जनरेशन। अगेन उनके सामने तो हम मतलब नहीं पर फिर भी 3 जनरेशन से कमाल। मेरे फादर और बिशन सिंह बेदी ने एक साथ स्कूल, कॉलेज और फिर क्रिकेट जो है एक साथ। तो खैर, तो विजय मेहरा जो थे उन्होंने कहानियां सुनाई, वो मेरे फादर सुनाते, कहते हैं वेस्ट इंडीज से वापस आए तो वहां पे वेस्ली हॉल, चार्ली ग्रिफिथ, इन सबको खेल के आए थे, रॉयल गिलक्रिस्ट। कहते जी उनके जो पंजाबी में कहते हैं पट इज योर थाइज, आने के 1 महीने बाद तक वो नीले रहे। एक महीने तक वो नीले रहे, 1 महीने तक। तो इनके पिताजी ने जो बॉलिंग फेस की होगी आप उसका अंदाजा लगाइए। तो आप जो क्रिकेट की चेंज की बात कर रहे हैं, 2006 में हम गए वेस्ट इंडीज। मैं तब आज तक से गया था, मेरा पहला दौरा था वेस्ट इंडीज का। तो मैं उनको अंकल कहता हूं, विजय मेहरा अंकल। वो ऑल इंडिया रेडियो की कमेंट्री के लिए गए थे, 2006 की बात है। तो वो रोज मेरे से बात कर लेते थे, वो मुझे कहते इधर आ, चल पापा नु फोन लगा। तो ही वुड टॉक टू माय फादर। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज से आने के 3 महीने बाद ही डाइड, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो वहां से जब वेस्ट इंडीज से वापस आना था, तब क्या होता था, वाया लंदन आते थे आप या वाया मायामी आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार तू एक काम कर, तू ना मुझे यार 3-4 दिन का अच्छा सा, वो आंटी भी गई थी, होटल करा दे यार, लंदन घूमूंगा मैं यार। कहते यार हम जब तब गए थे ना तो हमें डेली 1 या 2 पाउंड मिलते थे। तो कहते वो पैडिंगटन में किसी हम होटल में सराय टाइप में रुकते थे, तो यार तब तो इतना भी नहीं होता था कि मार्क्स एंड स्पेंसर पे जाके कुछ ले लें। तो वो उस जमाने की भी बात है। आज का इंडियन क्रिकेटर 80s में और आई थिंक अर्ली 90s तक, आप इंग्लैंड जाते थे ना 70s 80s में, तो इंग्लैंड में जो ग्राउंडें होती हैं आपको लंच मिलता है। टेस्ट मैचेस की बात बता रहा हूँ, जिसमें गावस्कर, कपिल देव, वेंगसरकर के जमाने, आपको कोल्ड मीट दिया जाता था। ये अब वाला नहीं है कि शेफ भी आपके साथ जा रहे हैं, कोल्ड मीट है, सैंडविचेस है, खाना खाओ नहीं खाना ना खाओ। एंड देयर वर सम ग्राउंड्स जहां पे आपको सेकंड फीलिंग नहीं मिलती थी। आपने प्लेट में खाना डाला और ये नहीं कि दोबारा गए चलो थोड़ा और खा लेता हूं, आपको सेकंड फीलिंग नहीं मिलती थी। आज तो आपके लिए मतलब गोरों को भी आप अपना वो खिलाओ। इसमें हम लोग आज नेताओं की बात कर रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए। मुझे एक ही बात का थोड़ा अफसोस है, आप जितने भी स्टेडियम्स देखिए इस देश के, मोस्ट ऑफ आवर स्टेडियम्स आर नेम्ड आफ्टर ऑफिशियल्स नॉट प्लेयर्स। मुंबई का स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, बेंगलोर का स्टेडियम चिन्नस्वामी स्टेडियम, मद्रास का स्टेडियम चिदम्बरम स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम। मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किए, लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है इसीलिए तो खिलाड़ियों के नाम पे स्टैंड बनते हैं और प्रशासकों के नाम पे। और आप मुझे बताइए दुनिया में कहां पर है कि खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम हो? नहीं, होने चाहिए मुझे लगता है। मेलबर्न, सिडनी, पर्थ, ये मैदान है? आप मुझे बताइए दुनिया में कोई मैदान नहीं। बट दे आर नॉट नेम्ड आफ्टर ऑफिशियल्स, बट वहां ऑफिशियल के नाम पर नहीं करते। मेरा ये कहना है, विव रिचर्ड स्टेडियम है एंटीगा में, नहीं है वो अब बना है। नहीं, मेरा 15 साल पहले। चलिए रायबान, समय की कमी है। मेरा ये कहना है कि हम लोग बोर्ड ने बहुत, बोर्ड हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ। एक बड़ा फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, नाउ इट इज आवर पॉलिटिशियंस आर महाराजाज। एक जमाने में शरद पवार, रोजर बिन्नी जी, राजीव शुक्ला जी, जय शाह जी और जितने भी जी हैं, जरा राजदीप जी की ये बात सुनिए। आप खिलाड़ियों के नाम पर भी स्टेडियम बनाइए, कह दिया मैंने। चलिए नहीं, अगर हो नहीं, कम से कम एक स्टैच्यू बने। अब there should be something to remember a cricketer कि हम जब नेक्स्ट जनरेशन जाएगा देखिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी है ओवरऑल हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेके। म्यूजियम बने, कुछ बने, जिस तरीके का सोसाइटी में उत्साह होना चाहिए, स्कूलों के लेवल पर जिस तरीके का बिना बड़े मैदान के एक्चुअली आप बात कर रहे थे तो मुझे वेस्ट इंडीज की याद आ रही थी। अब वेस्ट इंडीज अगर आप बारबाडोस जाएं, अब मुझे नहीं पता, शायद उसका नाम भी सर गारफील्ड सोबर्स हो गया था, मुझे भूल गया मैं। वर्ल्ड कप 2007 सोबर्स की वहां पे मूर्ति लगी होगी और द 3 W's उनकी लगी है। आप जाएं किंगस्टन जमैका, वहां पर शायद जॉर्ज हेडली की
अब देखिए अहमदाबाद का स्टेडियम है नरेंद्र मोदी जाएंगे तो आपको अहमदाबाद का स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और एक स्टैंड है अंबानी एक अडानी। मैं कह रहा हूं उन्होंने पैसे भी दिए, पैसे दे, लेकिन देखिए द ग्रेटेस्ट गुजराती क्रिकेटर इज विनू मंकड़। अगर मैं किसी मेरे बेटे या अगर मेरा एक पोता बन जाए, मैं उनसे कहूं ही से हु इज ही, अगर वो स्टैंड होता कम से कम विनू मंकड़ तो वो समझ जाएंगे बिकॉज अंग्रेजों ने उनको बदनाम बड़ा किया मार्केटिंग पे। मेरा ये कहना है कि अगर ये सब होता तो नेक्स्ट जनरेशन को याद आता है कि किसने कितना कंट्रीब्यूशन क्रिकेट के लिए किया। आप तीनों मेहमानों ने इतना समय दिया, कीमती अंतर्दृष्टियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।